नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। कल प्राचीन इतिहास का हमने हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर करा दिया है। इसी प्रकार के नोट से क्लियर कराया है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बन सकते थे हड़प्पा काल पे, उसका भी मैडम ने एक वीडियो बना दिया है, वो भी आज अपलोड कर दिया गया है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो अभियान है प्रीलिम्स पार का अभियान चला हुआ है, प्रीलिम्स पार, है ना। इसमें क्या हुआ कि आपको जो भी आपका आने वाला प्रीलिम्स है, मेनली यूपी पीसीएस 2026 जो 6 दिसंबर को होगा, 6 दिसंबर को ये टारगेट किया गया है। इसके लिए आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। अभी हिस्ट्री का एक लेक्चर बना दिया है, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको बना दिया है, उसका वीडियो वो भी देख लीजिए। कल इसका ये वैदिक काल के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं 50 क्वेश्चनों का एक सेट तैयार किया जा चुका है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, ये वीडियो आपके निःशुल्क रहेंगे यूट्यूब पर, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर हमारी पहल आपको पसंद आती है, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। इसके अलावा ये एक सूचना आपको देनी है कि हमारा जो FPTS फोकस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कम क्रैश कोर्स ही चल रहा है। एक किस्म से आप उसको क्रैश कोर्स ही समझिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ये इस प्रकार के नोट्स का PDF दिया जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं। और इसके अलावा आपको ये नोट्स पढ़ना है, ये आपको सुबह मिलेगा। उसके बाद दोपहर में आपको इस प्रकार से वीडियो, इस प्रकार से आपको एक PDF दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक के बेस। जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ छूट जाएगी नोट्स में, वो आपकी यहाँ कवर हो जाएगी टेस्ट सीरीज में। देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने आपको, जब टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी तो डिसाइड किया था कि 20 क्वेश्चन डेली देंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि आपका टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए और सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, इसलिए वो बढ़ाकर हमने 25 कर दिए हैं। और इनफैक्ट आज का जैसे टॉपिक बढ़ा है ये वैदिक काल, क्योंकि इसमें ऋग्वैदिक काल भी आएगा और उत्तर वैदिक काल भी आएगा। इसमें हमने 50 क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन जो है इनमें PYQ भी शामिल किए गए हैं, जो यूपीएससी पूछता है, जो पूछ चुका है यूपीएससी, तो उनको क्या करता है पीसीएस जो है, स्टेट पीसीएस उन्हीं क्वेश्चन को पूछते हैं जो यूपीएससी के थोड़े आसान से क्वेश्चन हैं। और आप जानते हैं अब पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे, पीसीएस भी क्या हो रहा है कि हार्ड क्वेश्चन पूछने लगा और लेंथी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ये जो पूरा सेट है उस हिसाब से तैयार किया गया। देखिए, आप क्वेश्चन, ये अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन का स्तर हमारा क्या है। ये देखिए, और फिर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है नीचे, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तर सहित पूरी व्याख्या दी गई है और ये बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और ऐसे ही उसकी सेम टू सेम क्वेश्चन है और सेम टू सेम व्याख्या दी हुई है इंग्लिश में। तो ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज की जानकारी थी, अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4-5 भी आ जाते हैं, मिनिमम एक तो आएगा ही। देखिए, आप ये मत सोचिए कि 20 से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो 150 ही पूछेगा योग, हो सकता है इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, लेकिन चांस तो है क्योंकि सिलेबस में आपके हैं। और अभी आप जैसे जानते हैं हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसका गौरव बढ़ाने के लिए हर जगह डिस्कशन होता है, तो इस प्रकार से आयोग की भी नज़र रहती है, आयोग भी उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो हमारा है वैदिक काल। इसमें ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा। पहला क्या है, इसका परिचय, स्रोत और उसका कालखंड देखते हैं क्या है वैदिक काल। देखिए, वेद, क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई है, उसी के नाम पर इसे वैदिक काल कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद आपको पता ही ऋग्वेद है, तो इसलिए ऋग्वेद काल जो है वो सबसे पुराना है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो अन्य वेद लिखे गए थे उस कालखंड को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इनमें काफी अंतर है। ये पूरा कालखंड वैदिक काल हम 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन इनमें काफी बड़े बड़े अंतर है। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ क्या था, संस्कृति सभ्यता साहित्य किस प्रकार का था, यहाँ कैसा था, पूजा पद्धति क्या थी, सब कुछ बदल चुका था, सामाजिक मान्यताएं भी बदल चुकी थी, वही सब पढ़ेंगे। अब परिचय देख लेते हैं। वेद संस्कृत की भाषा विद से बना है। विद का अर्थ होता है ज्ञान। आप देखते होंगे जैसे बोलते हैं भाषाविद, है ना, पर्यावरणविद, अर्थात जिसे पर्यावरण का ज्ञान है उसे पर्यावरणविद बोलते हैं, जिसे भाषा का ज्ञान है उसे भाषाविद बोलते हैं। तो इसी प्रकार वेद मतलब, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान।
ये आपकी जानकारी की बात है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति मतलब जो चीज सुनी हुई है, अर्थात वैदिक साहित्य जितने भी हैं ये किसी ने ऐसे बैठकर नहीं लिखे हैं, ये सुने हुए हैं कि भाई हमने अपने पूर्वज से सुने, उन्होंने ऋषि मुनियों से सुने, ऐसे फिर एक क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जब इनको लिखा गया। तो यही परंपरा है, जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित हुई है। अब क्या हुआ, अब ये मौखिक के बजाय अब ये लिखित में आ चुके हैं। जब ऋग्वेद लिखा गया था तब से अब तक, अभी आप जानते हैं 4 वेद है हमारे मेनली, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद की संरचना देख लीजिए आप, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और इसमें जो है 10 बाल्खीय सूक्त हैं। इस सहित ही ये 1028 है। ये बाल्खीय क्या है, ये बाल्खीय ऋषि होते थे, 60,000 ऋषि माने जाते हैं बाल्खीय थे, और उनका आकार एक अंगूठे के आकार का था, इतने ही आकार के वो ऋषि थे, लेकिन वे बड़े ही ज्ञानी थे। तो ये एक मान्यता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बालखिल्य ऋषि कौन थे। अब देखिए इसमें कितनी ऋचाएं हैं, लगभग 10,600। देखिए ऋचा, ऋग्वेद बनाई है ऋचा प्लस विद से, अर्थात ऋचा मतलब स्तुति, जो भगवान की जो पूजा पाठ वगैरह जो करते हैं उसे बोलते हैं ऋचा, मतलब स्तुति, पूजा को बोलते हैं। तो ऋग्वेद इनसे ही बना है। दूसरे से मतलब द्वितीय से और 7 मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, जो सबसे प्राचीन भाग माने जाते हैं। तो इसका मतलब जो है पहला भाग जो है इसका वो बाद में लिखा गया है, और दूसरा भाग पहले लिखा गया है। इसी प्रकार 7 के बाद के जो भाग थे वो भी बाद में लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन कौन से हैं, दूसरे से 7वां मंडल। प्रथम और दशक मंडल जो है ये बाद में जोड़ेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है दशम, दशम अर्थात 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल में है, तो कौन से में है, दशम अर्थात 10वें मंडल में। किस सूक्त के तहत है, पुरुष सूक्त के तहत। ना वह जो ये नासदीय सूक्त है, देखिए इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, जैसे पृथ्वी कैसे बनी, पर्यावरण कैसे बना, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये दार्शनिक सूत्र है, अर्थात इसमें ना बताया गया है किस प्रकार से ब्रह्मांड बना है। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब पर्यावरण के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख सकते हैं कि देखिए हमारे जो वेद है वहाँ भी पर्यावरण का ज्ञान था उस समय भी, भारतीय संस्कृति में। तो ये नासदीय सूक्त आप याद कर लीजिए। इसका पूछ भी सकते हैं कि भाई पर्यावरण संबंधी या सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी रचनाएं कौन से सूक्त में है, तो इसे बोलते हैं नासदीय सूक्त। रचना काल, देखिए रचना काल इसका जो माना जाता है यही है मेनली, ये आप याद रखेंगे। 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। लेकिन जो हमारे जो राष्ट्रवादी से नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने काफी प्राचीन इनको माना है 4500 ईसा पूर्व। लेकिन अभी मान्यता यही है कि वैज्ञानिक रूप से यही माना जाएगा। तो अगर पूछते हैं तो आपको ये उत्तर देना है, अगर आयोग पूछते हैं तो। अगर इनका नाम लेकर पूछते हैं तब आप ये उत्तर देंगे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कितना था, तो ये भी दे सकते हैं। मतलब जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा वो आपको ध्यान रखना होगा। आर्यों की उत्पत्ति, देखिए आर्य जो है वेदों में आपने पढ़ा होगा कि आर्यों के बारे में लिखा हुआ है ना। आर्यों की उत्पत्ति के भी कुछ सिद्धांत हैं। मैक्स मुलर जो विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा कि ये मध्य एशिया से आए थे। आर्कटिक जो है तिलक बोलते थे कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक होम इन द वेदास, ये इनकी बुक है, उसमें इन्होंने लिखा है। यूरोपीय घास मैदान सिद्धांत है ना, भारतीय मूल सिद्धांत। और अभी हमारे भारतीय विद्वान है ये मानते हैं कि ये आर्य कहीं से नहीं आए थे, ये हमारे ही लोग थे। इनको बस क्योंकि ये श्रेष्ठ थे तो इनको आर्य बोला जाता था, लेकिन अंग्रेज लोग इस बात से सहमत नहीं होते। तो ये भी क्या है कि एक वाद विवाद का विषय है, सब लोग अलग अलग मानते हैं अपने हिसाब से, अभी कोई फिक्स प्रमाण इसके नहीं है। आर्य नस्ल नहीं भाषा समूह था, देखिए लेकिन विद्वान इस बात के ऊपर राजी हुए कि भाई ये कोई एक अलग नस्ल नहीं है, एक ये भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार ही था, अर्थात इंडिया और यूरोप की जो भाषा मिलती जुलती जो बोलते थे उनको ही आर्य माना गया, न कि विशेष प्रजाति या नस्ल। आगे देखते हैं वैदिक काल का विभाजन। अब जैसे बताया था कि ऋग्वैदिक काल ये पुराना है और उत्तर वैदिक काल, यही 2 कालखंड में इसके होते हैं। तो ये एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये माना जाता है। तो अब आपने देखा था कल के वीडियो में, आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इससे पुरानी है इस हिसाब से, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार देखिए,
ये सब सिंधु प्रदेश अर्थात 7 नदियों की भूमि जो थी इसी के आसपास ये थे, जो आर्य हमारे थे। और वर्तमान में कहाँ तक है ये सब सिंधु प्रदेश? पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान के कुछ भागों तक है, और इधर हमारा ऊपर जो है हमारा यूपी तक भी फैला हुआ है। हमारा जो इंडिया का पार्ट आएगा इसमें यूपी, पंजाब ये सब आएगा, हरियाणा, है ना। सर्वाधिक उल्लेख देखिए ऋग्वेद में पूछते हैं, ऋग्वेद में पूछते हैं बार बार क्वेश्चन कि कौन सी नदी का ज्यादा के बारे में उल्लेख है, कौन से देवता का सबसे ज्यादा सूक्त है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, लेकिन सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है, ये भी याद रखें, इसे नदी तमा कहा था। उल्लेख सिंधु का है, लेकिन पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती नदी। इसको देवी तमा भी कहा गया है, अम्बितमा भी कहा। देखिए ये सब देवियों के नाम होते हैं, है ना, तो इसको देवी समान माना गया है। ये मेन चीज है। सब सिंधु प्रदेश की 7 नदियां कौन कौन सी थी ये सीधा सीधा पूछता है, और इनके पुराने नाम भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिंधु, सरस्वती, सतलुज, इसे क्या बोलते थे? शतुद्री। अब ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था इस बार, यूपीएससी 2026 में, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अपने नोट्स में सारा कुछ कवर कर दिया है, तो यूपीपीसीएससी पूछ सकता है। व्यास को विपाशा बोलते हैं, रावी को पुरुषणी, अश्किनी चिनाब और वितस्ता झेलम। तो यही 7 नदी है, इन्हीं के आसपास का ये पूरा प्रदेश था, है ना। अन्य नदी संदर्भ जैसे अफगानिस्तान की जो कुंभा नदी है, उसको उसका भी इसमें जिक्र है। अफगानिस्तान की नदियों का कौन सा? कुंभा और सुवास्ती। गोमती अर्थात गोमल, कुर्मो अर्थात कुर्रम, इन सब का उल्लेख है। तो विस्तार किसी में आपको बताई दिए। पूर्व में यमुना तक है, जैसे हमारी जो यमुना है, यमुना कहाँ से निकलते हैं? यूपी से निकलते हैं, हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ तक है, तो यहाँ तक ये फैले हुए थे। अब ये ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल यहीं तक फैले होंगे, यमुना के इधर भी हो सकते हैं, अभी साक्ष्य मिलेंगे तो और पता चलेगा, लेकिन फिर भी जो अभी तक मान्यता है वो मानेंगे। पूर्व में यमुना नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक ऋग्वैदिक आर्यों का प्रसार माना जाता है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है। देखिए जब एक बार उल्लेख मिलता है इसका मतलब यहाँ तक का आए हुए थे भाई, यमुना ये है और गंगा ये है, तो इसका मतलब ये इसकी सीमा एग्जैक्ट नहीं होगी, यहाँ तक का भी इनको ज्ञान है, तो इन्हें कुछ पता होगा या यहाँ बसे होंगे तभी तो है। क्योंकि क्या है कि ऋग्वैदिक काल की बस्तियां वगैरह नहीं खोजी गई, जैसे कि हड़प्पा की तो बस्तियां मिली है उत्खनन कार्यों से, लेकिन ऋग्वैदिक काल का भी कुछ ऐसा मिला नहीं है प्रमाण, तो उसके ऊपर अभी रिसर्च होगी तब एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन अगर ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख है तो समझिए कि यहाँ तक ये फैले होंगे। आगे देखते हैं 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में, है ना। इसमें ऋग्वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना है यही, जो 10 राजाओं का युद्ध है, जो पुरुषणी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। सीधा सीधा पूछे कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो रावी नदी के, अर्थात पुरुषणी, है ना, पुरुषणी। पक्षकार कौन थे? भरत कबीले के राजा सुदास, ये मतलब एक किस्म से अच्छे वाले माने जाते थे, है ना। और अन्य 10 कबीलों के संग कौन थे? पुरु, यदु, तुर्वशु, अनु, इनके नाम आप एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में आएगा तो आपको मेनली ये याद रखना है सुदास, और बाकी सब इधर आ जाएंगे, है ना, तो फिर आप वो टैकल कर लोगे। राजा सुदास जो है गुरु वशिष्ठ के चेले थे, एक किस्म से इनके गुरु वशिष्ठ थे। इनके सानिध्य में इन्हें विजय प्राप्त हुई, जिससे भरत कबीले का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब भारत का जो नाम है भरत, इसी पे मान्यता है कि ये इसी के नाम पर भारत कहा गया है। ऐतिहासिक महत्व देखिए, यह घटना आगे चलकर भरत एवं कुरु जैसे राजनीतिक समूहों के उदय की पृष्ठभूमि बनी। इसी भरत नाम से देश का नामकरण जुड़ा हुआ है, जो भरत राजा थे। आगे चलते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए 9811504781। आगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको अन्य पीडीएफ मिलते रहेंगे जितने भी काम के हैं। अभी ये सैंपल पीडीएफ भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था? देखिए जब भी कोई कालखंड हम समझते हैं तो हमें उसकी 2-3 चीजें समझ होती है। राजनीति कैसी थी उस समय, है ना, राजनीतिक जीवन। नंबर 2 क्या है? प्रशासन कैसा था, है ना। नंबर 3 क्या होता है? व्यापार क्या था, भाई व्यापार था, कृषि थी, क्या था। और इसके अलावा वहाँ का जो समाज था वो कैसी थी, संस्कृति क्या थी, है ना, पूजा करते थे, क्या करते, किस प्रकार की पूजा पद्धति थी, है ना, ये सब पता होना चाहिए। औरतों की स्थिति क्या थी, तो इससे ही उस कालखंड का पता चलता है, ये सब डिस्कस करेंगे। राजनीतिक जीवन क्या था? कबीलाई व्यवस्था, जैसे कबीले बने होते हैं ना, जैसे आज भी हमारे
जनजातीय लोग रहते हैं कबीलों में। तो कबीलाई अर्थात ट्राइबल समाज था। मूलिका, जो मूलिकाएं थी वो तो मतलब सबसे छोटी इकाई होती है वो कुल, जिसे परिवार बोलते थे। अभी भी आपने देखा होगा गांव में यही स्ट्रक्चर है कि कुल होता है, फिर उससे मिलकर ग्राम होता है, फिर उस समय क्या था विश, ये क्या होता है कई ग्रामों का समूह था, और सबसे बड़ी इकाई जन अर्थात कबीला थी। फिर इनका एक पूरा कबीला बन जाता था, जैसे हमारा आज डिस्ट्रिक्ट बन जाता है ना, कोई भी जिला होता है ऐसे मान लीजिए भाई ये जिला हो गया, ये फिर ग्रामों का समूह हो गया, ये हमारी तहसील या ब्लॉक बोल दीजिए इसको, ये फिर गांव हो गया, और ये हमारा परिवार हो गए। भाई एक परिवार में 2 4 5 आदमी जितने भी हैं। तो ऐसे ही उस समय भी था। प्रमुख कबीले अर्थात प्रमुख जन कौन से थे, जो ये सबसे बड़ी इकाई है इसकी बात कर रहे हैं। तो भरत को तो अभी बताया आपने कि ये तो इसका तो इनका इनकी विजय हुई थी, तो इनका तो वहां फिर प्रभुत्व स्थापित हुआ था। इसके अलावा और भी कबीले थे, और राजाओं के भी, पुरु के थे, यदु के थे, है ना, तुरुवशु के थे, अनु के थे, द्रोहियु के थे। तो ये 5 प्रमुख कबीले, इन्हें पंचजन्य कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए आप। पंचजन्य में कौन कौन से कबीले आते हैं, तो ये याद रखोगे 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 प्रमुख कबीलों का वर्णन दिया हुआ है। राजन, कबीले का प्रधान राजा अर्थात राजन बोलते थे। यह वंशानुगत होता था, कहीं कहीं चुनाव के भी संकेत मिलते हैं। राजा को गोपा जनस्य प्रजा का रक्षक कहा जाता है, तो ये याद कर लीजिए। सभा, भाई सभा क्या है, सभा में आज भी देखते होंगे आप, बड़े लोग होते थे गांव की पंचायत में। वृद्धों एवं कुलीन व्यक्तियों की एक परिषद थी। वृद्ध मतलब बुजुर्ग, और कुलीन मतलब जो अमीर आदमी होते थे, जो श्रेष्ठ आदमी होते थे, की एक परिषद थी, जो न्याय एवं महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़ी होती थी। अर्थात न्यायिक व्यवस्था वगैरह जैसे ग्राम पंचायत में होता है, ग्राम न्यायालय होता है, या पंचायत में कोई न्याय करते हैं, उस प्रकार से ये था सभा। ऐसी समिति भी थी। ये क्या थी, ये सामान्य जनता की थी। अब इसमें अंतर पूछता है बार बार, यूपीएससी भी पूछता है और यूपीपीसीएस भी पूछता है कि सभा में कौन थे, सभा के सदस्य, और समिति में कौन थे। तो जब समिति आएगी तो समझिए कि आम जनता, जैसे आम जो छोटे लोग होते हैं वो सब इसके सदस्य थे, आम। और जो कुलीन और बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, वो सभा के सदस्य थे। जो राजा के चुनाव व अनुमोदन में भूमिका निभाती थी, कौन, समिति, याद रख लीजिए, है ना। कभी कभी राजा की पत्नी तक कहा गया इसे, है ना, और इसे राजा की 2 पुत्री भी कहा गया है ना, प्रजापति की 2 पुत्रियां भी। विदत क्या है, देखिए विदत क्या होता है, ऋग वैदिक कालीन की प्राचीनतम संस्था यही मानी जाती है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, जो धार्मिक सामाजिक आर्थिक तीनों प्रकार के कार्यों से जुड़ी थी। इसमें स्त्रियां भाग लेती थी, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि स्त्रियां भाग लेती थी कि नहीं। आगे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक एक चीज इसमें ना, ये जो नोट्स हैं इसमें सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आलतू फालतू तो नहीं, हटा दिया गया है। जो बार बार पूछते हैं और जिनके चांस है पूछने के, वही सब नोट्स में ऐड किया गया है। क्योंकि नोट्स का फायदा तभी है जब हमें छोटे हों, भाई क्रिस्प होंगे नोट्स, छोटे होंगे तभी तो फायदा है, नहीं तो फिर तो किताब है ही पूरी। तो इसलिए ये नोट्स इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जिससे आप कम समय में ज्यादा पढ़ ले, जो भी काम का है। अब देखते हैं प्रमुख अधिकारी, इनको क्या बोलते थे, रत्निन। तो कौन थे, पुरोहित धर्म कांड कराते थे। ये तो आज भी पुरोहित उन्हीं बोलते हैं, धार्मिक कर्म कांड जो कराते हैं। सेनानी सैन्य प्रधान होते थे। ग्रामणी, ये ग्राम प्रधान होता था। स्पर्श, ये गुप्तचर होते थे। प्रमुख पदाधिकारी थे, ये याद कर लीजिए। नीचे आगे टेबल भी बनी हुई है, वो भी बता देंगे आपको, लेकिन ये मेन मेन जो है वो आप याद कर लीजिए। कर व्यवस्था कैसी थी, स्थायी कर नहीं था। देखिए मतलब जैसे आज के टाइम में फिक्स टैक्स है, भाई इनकम आप इतनी एक लेवल से ज्यादा करोगे तो आपको देनी पड़ेगी इनकम। उस समय क्या था, इसका भाव था, स्थायी कर कुछ नहीं था, लेकिन बलि नामक स्वैच्छिक भेंट प्रजा द्वारा राजा को दी जाती थी। तो बलि क्या था, भाई जैसे आज भी बलि देते हैं देवी देवताओं को, उस समय बलि क्या होती थी, राजा को देते। मतलब बलि का मतलब उस समय था कर, टैक्स, जिसे टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जनता अपनी मर्जी से देती थी, ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती लेंगे। देखिए न्याय व्यवस्था क्या थी, सरल थी। ग्राम स्तर पर, जो ग्राम नहीं है, कबीले स्तर पर सभा विवादों का निपटारा करते थे। तो खुद ही वो अपना निपटारा कर लेते थे। सामाजिक जीवन क्या था, देखिए वर्ण व्यवस्था, आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था क्या था, प्रारंभ में पेशा आधारित, अर्थात जो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं तो उसका वही पेशा, उसको वही वर्ण बता दिया जाता था। फिर आगे चल के जन्म आधारित हो चुकी है, जैसे आज के समय में जन्म आधारित नहीं थी उस समय। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, देखिए इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। कौन सा मंडल है, 10वां, और पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये इस प्रकार कुछ विवादित रहते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो आपको पता नहीं है, एग्जाम में अगर आता है। वाद विवाद अलग चीज है।
परिवार क्या था? पितृसत्तात्मक व संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। पिता जो है गृहपति प्रधान, परिवार का प्रधान होता था। संतान हेतु पुत्र की कामना प्रधान थी, परंतु पुत्र का जन्म अशुभ नहीं माना जाता था। देखिए उस समय भी हालांकि पितृसत्तात्मक एक किस्म से हावी था, लेकिन महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, वो भी अच्छी ही मानी जाती थी। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी अपेक्षाकृत। घोषा, लोभमूत्रा, अपाला, विश्वारा, इंद्राणी, सूर्या जैसी विदुषी अर्थात ज्ञानी स्त्रियों द्वारा ऋचाओं की रचना की गई। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। तो ये याद रखिए, ब्रह्मवादिनी किन्हें कहा जाता था? जो ऋचाएं अर्थात स्तुति जैसे ऋग्वेद में लिखी हुई है, जो ऋचाओं की रचना करती थी, उन्हें जो भी विदुषी या ज्ञानी महिलाएं थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। स्त्रियां देखिए सभा, समिति एवं विदत तीनों में भाग लेती थी। तो ये याद रख लीजिए। कब? ऋग्वैदिक काल में। आगे उत्तरवैदिक काल में इनके ऊपर रोक लग जाएगी, वो पढ़ेंगे आगे। विवाह प्रथा क्या थी? बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए जैसे कितना आज के समाज में कुरीतियां है, उस समय नहीं थी। विवाह प्राय वयस्क होने पर होता था, तो कितनी अच्छी बात थी। अंतर जातीय एवं अंतर्वर्णीय विवाह के भी संकेत मिलते हैं। सती प्रथा, पर्दा प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते। तो कितना एडवांस हमारा कल्चर था। धीरे धीरे फिर ये पतन की ओर बढ़ा। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए शिक्षा क्या है? दोनों का अधिकार थे, है ना, स्त्री और पुरुष को। गुरुकुल परंपरा का प्रारंभिक रूप विद्यमान था। शिक्षा मौखिक, जैसे अभी श्रुति बताया, मतलब मौखिक होती थी, जैसे लिखित में नहीं होती थी। जैसे आज लिखित में एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं होती थी। ऐसे बोल बोल कर पढ़ाया जाता था और उनको याद कराया जाता था। भोजन और वस्त्र के गेहूं, जौ, दूध, दही, मांस, सोमरस मतलब शराब जो होती है का सेवन प्रचलित था। सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। तो याद रख लीजिए, सूती तो आपको याद रहेगा, ऊनी भी याद रख लीजिए। मनोरंजन क्या थे? रथ दौड़, जुआ, जो से द्यूत बोलते हैं, महाभारत में भी आपने देखा होगा। तो ये सब संगीत, लोक नृत्य, क्या ये मनोरंजन के साधन थे। अब आर्थिक जीवन देखते हैं। आर्थिक जीवन में क्या था? पशुपालन प्रधान व्यवस्था थी, अर्थात उस समय पशुपालन होता था। आपको पता ही होगा, गाय की पूजा होती थी, है ना। गाय को अगन्या बोलते थे कि न मारे जाने योग्य। अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है। धन का प्रमुख मापदंड यही थी, जिसके पास जितने ज्यादा पशु होते थे वो उतना ही अमीर माना जाता था। युद्ध का प्रमुख कारण भी यही था, गोधन प्राप्ति हेतु संघर्ष होता था। मतलब गायों को जीतने के लिए, भाई जो जिसे हरा देगा उसकी गायें वो ले जाता था, ऐसा होता। युद्ध में प्रयुक्त शब्द गविष्टि का शाब्दिक अर्थ है गायों की खोज। देखिए गविष्टि का अर्थ ही गायों की खोज है। जो युद्ध को बोलते थे गविष्टि, और गविष्टि का अर्थ था गाय की खोज। तो मतलब गाय के लिए युद्ध करते थे वो लोग। कृषि का स्थान गौण था, मेनली पशुपालन था, है ना। यव अर्थात जौ उस समय की प्रमुख फसल थी, ये भी पूछता है। हल का प्रयोग होता था, जिसे लांगल या सीर कहा जाता था। शिल्प उद्योग क्या था? बढ़ईगिरी, जिसे तक्षण बोलते थे। बुनाई, चर्म कार्य, धातु कर्म, तांबा या कांस्य, जिसे अयस्क कहा जाता है। जैसे लोह अयस्क है ना, लोहे को बोला जाता है लोह अयस्क, है ना, का प्रचलन था। मुद्रा प्रणाली, भाई उस समय मुद्रा का तो अभाव था, ये तो पता ही है। तो बार्टर सिस्टम होता था कि भाई वस्तु विनिमय चलता था कि आप मुझे कुछ भी ये दे दो, मैं आपको एक गाय दे रहा हूँ तो आप मुझे कपड़े दो या कुछ और दो, जो इसकी जो जरूरत होती, जो भी जरूरत थी उसके हिसाब से ही वो एक्सचेंज कर लेते थे। मुद्रा नहीं थी, जैसे इस प्रकार के सिक्के या इस टाइप से कुछ नहीं था उस समय। व्यापारी वर्ग क्या था? पणि नामक व्यापारी वर्ग था, है ना। पणि नामक जो वर्ग था ये व्यापार से जुड़ा था। तो ये पूछता है पणि क्या था, जिसका ऋग्वेद में कहीं कहीं नकारात्मक संदर्भ में भी उल्लेख मिलता है। एक्चुअली इसको व्यापारियों को उतनी अच्छी इज्जत उस समय नहीं मिलती, जैसे आज के समय तो क्या है भाई, व्यापारी वर्ग का ही बोलबाला है। आप भी रोज न्यूज में पढ़ते होंगे, अंबानी अडानी जितने भी व्यापारी लोग हैं, फेसबुक का मार्क जुगरबर्ग, उन सबको ही रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन उस समय उतना नहीं मिलता था। ऋग्वेद का धार्मिक जीवन कैसा था? तो आपको पता ही है, ऋग्वेद में क्या है, सारी प्रकृति पूजा है। तो प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, अग्नि, जल आदि को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। देवताओं को तीन वर्गों में बांटा था, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पार्थिव अर्थात पृथ्वी के देवता। पार्थिव का अर्थ होता है जो जिसका संबंध पृथ्वी से है। जैसे आप बोलते हैं कि पार्थिव शरीर, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या माना है कि शरीर हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यही अग्नि, भूमि, जल, आकाश, वायु, है ना। तो ये सबसे मिला हुआ है, इसलिए पार्थिव होता है।
पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से संबंधित देवता थे उनको पार्थिव बोलेंगे, अंतरिक्ष वाले अलग और आकाश के अलग। इंद्र देखिए, अब इंद्र देवता जो है ये बड़े ही प्रसिद्ध देवता थे उस समय। सर्वाधिक जो स्तुति या ऋचाएं इन्हीं के नाम है, कितनी, लगभग 250 सूक्त। तो ये भी आता है। उसके बाद अग्नि का नंबर आता है, नंबर 2 पे अग्नि है, तो ये याद रख लीजिए आप। ये युद्ध एवं वर्षा के देवता माने जाते हैं। ये पूछता है कि इनका संबंध किससे था, युद्ध एवं वर्षा से, है ना। वध हेतु प्रसिद्ध थे, जो मतलब ये क्या है, राक्षसों के राक्षसों और दुश्मनों का वध कर देते थे, इसलिए इन्हें वृत्रहन या पुरंदर, पुरंदर मतलब पूर्व होता है जो दुर्ग मतलब किला, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर कहा जाता था। तो ये पर्यायवाची हिंदी में भी आता है ना, तो आप याद रख लीजिए इसे। अग्नि, अग्नि सबसे मतलब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था अग्नि। इसके कितने हैं, 250 सूक्त। तो आपको पता ही, यज्ञ वगैरह भी देखिए अग्नि की पूजा करते थे और आज भी करते हैं। देवता हुए मनुष्य के मध्य मध्यस्थ माने जाते थे। क्यों माने जाते थे, अभी बताएंगे। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही अग्नि को समर्पित है, तो इससे इसका इंपोर्टेंस आपको पता चलती है। एक्चुअली ये मनुष्य यहाँ होता है नीचे और देवता ऊपर माने जाते हैं। तो अग्नि देखे होगे आपने, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर चलती है, तो इसलिए बोलते थे कि जो भी हम आहुति यज्ञ में देते हैं वो हवा में, आग में जलकर ऊपर की ओर चली जाएगी देवताओं के पास। तो इसलिए इन्हें मनुष्यों का और देवताओं का मध्यस्थ माना जाता है, किसको, अग्नि देवता को। आगे चलते हैं, वरुण। नैतिक व्यवस्था, ऋत मतलब सृष्टि के नियम, ऋत होता है सृष्टि के नियम, ऋतु नहीं है ये, ऋत अर्थात सृष्टि के नियम के रक्षक माने जाते हैं। जल के भी अधिष्ठाता देवता मानते हैं इनको। तो वरुण तो पानी का एक पर्यायवाची होता है, आपको पता होगा। सोम, ये जो पेय पदार्थ होता है, सोमरस अर्थात जो जिसे आम भाषा में शराब या दारू बोलते हैं, वही एक प्रकार की वनस्पति थी, उससे निर्मित मादक पदार्थ को के पेय के देवता थे कौन, सोम। संपूर्ण नवम मंडल सोम को समर्पित है, अर्थात नौवें मंडल में देखिए कितना महत्व था उस टाइम भी सोमरस का। तो पूरा एक मंडल ही इनको समर्पित कर दिया गया। उषा, उषा क्या होता है, उषा मतलब प्रातःकाल, उषा काल की देवी, इसका नाम था उषा। ये इतना ही, अत्यंत काव्यात्मक ढंग से वर्णित स्त्री देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये स्त्री होती थी क्योंकि उषा। अश्विन, अश्विन क्या आते हैं, अश्विन देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के देवता, है ना। ये बस इतना याद रख लेना आपको। अन्य देवता, दोष, आकाश, पृथ्वी, धरती माता। मारुत, जो मारुति नंदन जो हनुमान जी को बोलते हैं, मारुत अर्थात वायु या पवन के देवता थे। पूषण, ये पशुओं एवं मार्गों के रख सकते, तो पूषण का संबंध पशुओं से था, ये बार बार पूछते हैं। विष्णु और ये सब तो पता ही है आगे। उस समय गौण देवता थे, मतलब इनकी इतना महत्व नहीं था, है ना। तीन पग के त्रिलोक में नापने हेतु त्रिविक्रम, ये छोड़िए, ये आगे देखिए। यज्ञ एवं पूजा पद्धति क्या थी, उस समय सरल थे यज्ञ ना, इतना कर्म कांड नहीं होता था, यज्ञ में ज्यादा चढ़ावा नहीं था, सिंपल सा यज्ञ होता था। मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यज्ञ का उद्देश्य केवल ऐहिक, है ना, सुख समृद्धि प्राप्त करना था, न कि मोक्ष। तो मतलब इसका संबंध जो है हमारी यहीं की जो सुख समृद्धि थी उसकी, ऐहिक मतलब इस लोक की, इस लोक मतलब पृथ्वी अर्थात भौतिक, है ना। तो भौतिक सुख जो यज्ञ जो कराते थे उससे भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती, न कि मोक्ष। ये याद रख लेना, इंपोर्टेंट है ना। वैदिक साहित्य का विस्तृत वर्णन देखते हैं। वैदिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं, देखिए। श्रुति साहित्य तो आपको बताइए कि 4 वेद, जो प्रत्येक वेद हैं 4 वेद इसमें आते हैं, और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, जो अरण्य का मतलब ही वन होता है, तो वनों में के अध्ययन हेतु वनों में बैठकर जो लिखे जाते थे उनको बोलते थे अरण्य। एवं उपनिषद अर्थात उप मतलब गुरु के पास बैठकर जो लिखे गए थे वो उनको बोलते हैं उपनिषद। तो ये 4 भाग इसके याद कर लेना है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये पूछता है सीधा सीधा, ये आपको याद कर लेने हैं, है ना। आगे चलते हैं, सामवेद। सामवेद आपको पता ही है, संगीत का वेद माना जाता था, है ना। इसके अधिकांश ऋचाएं जो है ऋग्वेद से ली गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप, है ना। और गायन का तो संबंध था ही, भारतीय शास्त्रीय संगीत इसी के ऊपर आधारित है। यजुर्वेद, ये यजुस, है ना, यजुस प्लस वेद से भी बना है। विद मतलब विद अर्थात ज्ञान, यजुस मतलब यज्ञ, तो यज्ञ का ज्ञान था इसमें। तो इसमें केवल ज्यादातर क्या है, यज्ञ से संबंधित ही सब कुछ जानकारी दी हुई है। कैसे यज्ञ की जो ये हवन कुंड होता है ये कैसे बनेगा, कैसे यज्ञ होगा, ये सब जानकारी इसमें दी हुई है ना। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, है ना। ये आप देखिए इसके 2 भाग होते हैं, है ना।
इनको याद रख लीजिए, ये पूछते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में क्या था, ये आगे बताएंगे अभी आपको। मंत्र एवं व्याख्या इसमें मिश्रित है ना, ये याद कर लीजिए। इसके दो प्रमुख शाखाएं थी। अथर्ववेद आपको पता ही है, ये बार बार पूछता है भी, तंत्र मंत्र जादू टोना चिकित्सा सब इसी में दिया हुआ है। ये अर्थात जो हमारी जो है दुखों को दूर करने के, जैसे फिजिकल दुख होता है किसी को, चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, मेंटल होता है, तंत्र मंत्र जादू टोना उस टाइम करते थे, आज भी लोग करते हैं, तो ये उससे संबंधित था। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। लेकिन जो जो पहले ये वेद है ना, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, इनको अलग माना जाता है कि प्रॉपर वेद यही है, और अथर्ववेद को शुरू में गणना नहीं की जाती थी, फिर धीरे धीरे करने लगे, क्योंकि इसका काम ही ऐसे जादू टोना, आज भी कौन विश्वास करता है उसमें, है ना। लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियां भी थी इसमें, तो वो अच्छी चीजें भी थी, तो इसलिए इसको वेद में शामिल कर लिया गया। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए गद्यात्मक रचना है, याद देखना, अर्थात गद्यांश के फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना, जो पैराग्राफ होते हैं, जो यज्ञ विधियों की व्याख्या और टीका प्रस्तुत करते हैं, अर्थात यज्ञ की जो विधि है उसको डिटेल में समझाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, सीधा सीधा पूछता है। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे, ये भी पूछता है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे टेबल दिए, उसमें देख लेंगे एक बार। आरण्यक वही वनों में रहकर अध्ययन करना, तो ये आरण्यक ग्रंथ वहीं लिखे गए थे। उपनिषद पता है दार्शनिक ग्रंथ होते थे, इसमें क्या है, आत्मा ब्रह्मा मोक्ष ये सब दर्शन के विषय जो है, इन पर चर्चा की है, गूढ़ चर्चा, मतलब गहन चर्चा की है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्रमुख प्रमुख उपनिषद कौन कौन से, ईश, कठोपनिषद, केन है, ईशोपनिषद आपने देखा होगा, प्रश्न, मंडूक अलग है, मांडुक्य अलग है ना, मंडूक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सब उपनिषद के ही पार्ट थे। वेदांग के 6 होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष, ये याद कर लीजिए 6 के 6। अब शिक्षा तो वही है, उच्चारण विज्ञान, कल्प में क्या है, कर्मकांड है, व्याकरण आपको पता ही है, निरुक्त क्या है, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, छंद में क्या है, पद रचना से संबंधित है, और ज्योतिष तो पता ही है, ज्योतिष होता है। ये 6 वेदांग को समझने हेतु, वेदांग वेदों को समझने हेतु सहायक माने जाते हैं, कि भाई जब इनका ज्ञान होगा आपको शिक्षा का, तभी तो आप वेद समझ पाओगे, तो ये सब पता होना चाहिए था। उत्तर वैदिक काल देखिए, अब उत्तर वैदिक काल का देखते हैं, गंगा यमुना दोआब। अब देखिए इनका आगे विस्तार होता चला गया उत्तर वैदिक काल में, यहाँ तक आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र पूर्व की ओर विस्तारित होकर गंगा यमुना दोआब तक पहुंच गया, जो हमारा यूपी का क्षेत्र है। कुरु पांचाल, है ना, कुरु और पांचाल आपको पता ही है, पांचाल जो पांचाली जो द्रौपदी थी वो पांचाल से थी, है ना। कुरु मतलब जो कुरुक्षेत्र है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र हस्तिनापुर, जो कुरुक्षेत्र के पास है ना। उस समय क्या था, हस्तिनापुर कुरु राज्य की राजधानी थी। कुरु इन्हीं के नाम पे कौरव बना हुआ है, कौरव शब्द जो है। कुरु राज्य के प्रसिद्ध राजाओं में परीक्षित एवं जन्मेजय का उल्लेख मिलता है, तो ये याद कर लीजिए। परीक्षित जो है कौन से राज्य के राजा थे, कुरु के। नए क्षेत्रों का उदय क्या हुआ, विदेह उत्तर बिहार, राजा जनक आपको पता है, हेतु प्रसिद्ध है। कौशल काशी जैसे क्षेत्रों का महत्व इस काल में बढ़ गया था। लोहे की भूमिका क्या थी, लोहे के औजार बने, है ना। इससे क्या हुआ, गंगा घाटी के जो है वनों की कटाई शुरू हुई, और फिर इधर ये लोग फैल गए, तो ये इसका लोहे का उपयोग होता है। लोहे से क्या है, बोलते हैं कि पूरी सभ्यता का निर्माण हो जाता है, पूरी संस्कृति लोहे के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब ये देखिए, चित्रित धूसर मृद भांड जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति इस काल की पुरातात्विक पहचान मानी जाती है। कौन सी, ये याद रखिए, चित्रित मतलब चित्र बने होते थे उनके ऊपर, धूसन, धूसन मतलब ग्रे, है ना, और मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ये याद कर लीजिए, पेंटेड ग्रेवेयर। ये पूछेगा कि पेंटेड ग्रेवेयर का संबंध किस काल से, तो उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या था, बड़े जनपदों का उदय हुआ है, बड़े राज्यों का। पहले छोटे छोटे कबीले होते थे, अब बड़े बड़े भूभाग वाले जनपद बनने लगे। कबीलाई पहचान जो थी, पहले कबीले की पहचान होती थी, अब वो क्षेत्रीय पहचान बन गई। भाई जितना बड़ा आपका एरिया हो जाएगा, फिर पहचान आपकी उस हिसाब से बन जाएगी। राजतंत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ, राजतंत्र मजबूत हुआ, राजाओं की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि आई। राजा को सम्राट, एकराट और विराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाने लगा। भव्य राजकीय यज्ञ क्या होता था, बच्चे उस समय क्या होता है, शक्ति दिखाने के लिए अपना लोग जो है यज्ञ कराते थे। अब किस प्रकार के यज्ञ थे, उनमें क्या होता था, ये देखिए। राजसूय यज्ञ, जब राजा का अभिषेक होता था, राज्यभिषेक होता था, उसे बोलते थे राजसूय यज्ञ।
तो ये आपको याद आ जाएगा, राजा के नाम से राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ आपने बार बार सुना होगा महाभारत रामायण में भी। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि साम्राज्य का विस्तार हेतु इसकी ये अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, ये देखिए शक्ति प्रदर्शन होता था, इसमें रथ दौड़ कराई जाती थी, घोड़ों की दौड़ जो होती है, घोड़े और रथ की जो दौड़ होती थी वो उस यज्ञ को बोलते थे वाजपेयी यज्ञ। इन यज्ञों से वही राजा अपनी सर्वोच्च करते भाई, जिस जो यज्ञ में जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उतना बड़ा राजा माना जाता था। नियमित कर प्रणाली, देखिए पहले तो बलि जो थी स्वैच्छिक थी, अब ये अनिवार्य कर दी गई। तो धीरे धीरे ऐसे ही राजाओं की शक्ति बढ़ी, फिर सरकारों की शक्ति बढ़ी, अभी टैक्स हर जगह अनिवार्य कर दिया गया। जैसे भाग था उपज का हिस्सा भी एक कर के रूप में था, तो अगर बलि और भाग है ना, दो हो गए। अब पहले केवल क्या था, उस समय बलि था। तो ये पूछेगा क्वेश्चन। सभा और समिति का ह्रास हुआ, अर्थात इनमें गिरावट आई। देखिए पहले उनमें महिलाएं भाग लेती थी, अब उनका बंद हो गया आना, है ना। और क्योंकि अब राजा मजबूत हो गया भाई, अब राजा के बारे में ये डिसीजन क्या लेगी कि ये फिर ये कमजोर पड़ती चली गई, राजा के पास केंद्रीकृत शक्ति आती चली गई। विदत का उल्लेख इस काल में लगभग समाप्त हो गया। भाई विदत जो एक सभा थी ना, सभा समिति और विदत तीन प्रकार की सब होती ना समितियां उस समय, तो ये विदत का तो नगण्य हो गई, लगभग समाप्त हो चुकी थी। नए अधिकारी बन गए, नए नए वर्ग आ गए। कौन कौन से? सूद, जैसे सारथी, संग्रहिती अर्थात कोषाध्यक्ष, है ना। भागदूत, ये कौन है भागदूत? जो कर लेता था, टैक्स। ये हो गया आपका टैक्स कलेक्टर। छतरी, राजमहल का प्रबंधक, राजमहल का मैनेजर जो होता है उसे छतरी बोल देते हैं। भाई छत्र होता है, छत्र को तो बोलते हैं किले को, तो छतरी हो गया जो किले की रक्षा करेगा। गोवी कर्तन, वन शिकार अधिकारी, जैसे हमारे भी फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोवी कर्तन। जैसे नए पदों का उदय हुआ, देखिए जैसे जैसे समाज बना ऐसे ऐसे पद बनते चले गए। अब क्या था कि अब ये गंगा की ओर बढ़े, गंगा घाटी की ओर बढ़े, वहां वनों की अधिकता थी, तो वहां एक अधिकारी की जरूरत पड़ी। तो कौन बना? अब गोवी कर्तन बना। पहले इतनी जरूरत नहीं थी, सबसे आंध्र प्रदेश में वन नहीं है, आपको पता ही होगा, वहां वन कम है, लेकिन हमारे इधर तो वन बहुत ज्यादा है ना। आप देखते हो पंजाब, हरियाणा और ऊपर सिंध के आसपास इतने वन नहीं है ना, लेकिन यहाँ गंगा यमुना के दोआब में, क्योंकि प्लेन भूमि है, पानी की अधिकता है, तो वन ज्यादा है, तो एक अधिकारी बना दिया अलग से जो देख रेख करेगा। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? अब वर्ण व्यवस्था जो है कठोर हो चुकी थी, अब जन्म आधारित हो चुकी थी, न कि पेशा आधारित। अर्थात आप क्या काम कर रहे हैं उससे आपकी पहचान नहीं है, आपको आपके जन्म के से ही पहचान बन जाएगी। वर्णों के बीच गतिशीलता घट चुकी, मतलब एक वर्ण से मान लिया पहले क्या था, कोई बढ़ई था, अगर वो कुछ और कार्य करने लगा तो उसको उसका वर्ण बदल जाता था। मान लिया वो लड़ाई का काम करने लगा, सेना में भर्ती हुआ तो क्षत्रिय बन जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में अगर वो जन्म लेता है किसी बढ़ई के घर तो वो बढ़ई ही रहेगा, ऐसा। तो जन्म आधारित हो गई। अगर कोई क्षत्रिय में जन्म लेता है तो क्षत्रिय रहेगा, कोई ब्राह्मण में जन्म लेता है तो ब्राह्मण ही रहेगा। ये अभी तक चली आ रही है और कठोर हो चुकी है। ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का प्रभुत्व था उस समय। ब्राह्मण वर्ग को कर्मकांड में विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जबकि क्षत्रिय वर्ग सत्ता एवं शासन में प्रभावी बना। शूद्र वर्ण की स्थिति में गिरावट आई, देखिए। तो ये उस समय जो है समाज जो है बड़े ही पतन की ओर बढ़ चला था। स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई, देखिए जितना ओपन कल्चर उस समय था ऋग्वैदिक काल में, अब नहीं है भाई। ये प्रभुत्व होना किसी चीज का, किसी एक या दो वर्गों का, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। स्त्रियों को सभा समिति में भाग लेने से रोका जाने लगा। शिक्षा स्वतंत्रता के अधिकार सीमित कर दिए गए। गार्गी, मैत्री जैसी जो विदुषी महिला है अपवाद स्वरूप इसका उदाहरण एक दो है। मतलब ये एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं भाई, कुछ महिलाएं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, वो रुकती नहीं है किसी कहने से भी, और ज्ञानी भी होती हैं, तो उस समय भी थी। लेकिन अधिकांश क्या है कि स्थिति में गिरावट आ चुकी थी। आश्रम व्यवस्था का विकास हो चुका। अब जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। ये संस्कार व्यवस्था दे 16 संस्कार, ये उस समय के बने हुए थे। देखिए ये अवधारणा का विकास हुआ, इसमें उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करना, ये सब बोलते हैं उपनयन, है ना। और ये हिंदी में कई बार पूछता है बार बार एक शब्द में कि उपनयन का अर्थ क्या होता है ना। और अंतेवासी कौन है? जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, ये चीज ये भी आता है हिंदी में क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था क्या हुआ? गोत्र जो है वंश सूचक बन गया। अब
की अवधारणा इसी काल में प्रारंभ हुई, मतलब यहीं से ये गोत्र शब्द जो है शुरू हुआ था, जो विवाह संबंधी नियमों को प्रभावित करते हैं। तो आप आज भी जानते हैं कि अपने गोत्र में विवाह वर्जित होता है हिंदुओं में ज़्यादातर, तो इसके ऊपर बड़े ही जो है वो भी होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑनर के लिए। तो ये उस समय ही इसका उदय हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि प्रधान थी। जैसे ऋग्वैदिक काल में क्या था? पशुपालन प्रधान था। तो ये याद रखेंगे आप, क्योंकि यही पूछता है बार बार वहाँ। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कृषि होने लगी, क्योंकि क्या लोगों का जीवन जब स्थायी हो जाएगा, एक जगह रुकना शुरू कर देंगे लोग, तो फिर वो अपने आसपास ही खेती बाड़ी करेंगे। और जब वो स्थायी नहीं है तो अपने पशु क्या है, उठाकर इधर चले जाएंगे, फिर अपने पशु यहाँ आ जाएंगे। तो उस समय जीवन स्थायी नहीं था। प्रमुख फसलें अब क्या हुआ? देखिए, तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था, ये भी याद रख लीजिए। और जो है लोहे को श्याम अयस्क अर्थात कृष्ण अर्थात काले रंग का, तो इसको श्याम अयस्क कहा जाता है लोहे को, जबकि क्योंकि इसका लहू के जैसा रंग होता है तो इसको लोहित अयस्क कहा जाता है। प्रमुख फसलें पूर्वी क्षेत्रों में क्या है? विधेय और कौशल में चावल, जिसे हुरी ही कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची याद रखना। प्रमुख फसल के रूप में उबरा। गेहूं, जौ व दालों की खेती भी उस समय होती थी। तो ये पूछेगा तो आपको बताना, यस होती थी। व्यापार एवं शिल्प कार्यों का विकास हुआ। शिल्पकारों के संगठन के रूप में श्रेणी व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप विकसित होने लगा। तो याद रख लीजिए, स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था, ये भी अच्छी चीज थी, तो याद कर लीजिए। मुद्राएं क्या है? निष्क, शतमान जैसी इकाई है ना, इस ऐसे मुद्राएं बनी जो विनिमय का साधन के रूप में प्रयुक्त होती थी। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में इनका अभाव था, है ना, आपको पता है उस समय मुद्रा नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। औपचारिक सिक्कों कोइंस का प्रचलन अभी भी नहीं होता, मतलब जो प्रॉपर सिक्के हैं जो राजा बनाते थे वो तो नहीं बना, लेकिन इस प्रकार की मुद्राएं बना लिया आप सबने, इवन निष्क और शतमान जैसी इकाइयों का उल्लेख मिलता है। भूमि पर स्वामित्व, ये देखिए, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा विकसित होने लगी, अर्थात पहले राजाओं की जमीन होती थी, अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी जमीन होने लगी। यद्यपि सामुदायिक भूमि उपयोग भी जारी रहा। देखिए, सामुदायिक भूमि आज भी है और अपनी व्यक्तिगत भूमि भी आज है, तो ये अभी तक चला आ रहा है। देखिए, अब उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि यज्ञ प्रणाली जटिल होती चली गई, अब महंगे हो गए यज्ञ, क्योंकि इसमें कर्मकांड में क्या है, पाखंड ज्यादा घुसा, है ना। फिर की बलि दो, बड़े बड़े भैंसों की बलि दो या किसी जानवर की बलि दो, इस प्रकार से यज्ञ महंगा होने लगा। देखिए, कर्मकांड को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। पुरोहित वर्ग का की शक्ति में भारी बढ़ोतरी हुई, है ना। ये देखिए, प्रजापति का उदय। प्रजापति क्या है? सृष्टिकर्ता को प्रजापति बोलते थे, सर्वोच्च देवता माना जाने लगा। अब अगर आपसे पूछे कि ऋग्वैदिक काल में श्रेष्ठ देवता कौन थे, तो इंद्र थे, फिर अग्नि थे। अभी उत्तर वैदिक काल में कौन हुए? प्रजापति हुए। तो ये याद करने की चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विष्णु, रुद्र, शिव का महत्व बढ़ा इसी काल में, तो इनसे पहले उनका महत्व नहीं था। अभी तक ये जो चला रहा है, देखिए उत्तर वैदिक काल की कितनी चीजें अभी हमारे यहाँ चली आ रही है। जितनी बुराइयां शुरू हुई वो भी अभी आई हैं, पर्दा प्रथा वगैरह इस तरह की, उसमें गिरावट और अन्य चीजें भी जो है, इन देवताओं का महत्व देखिए कम हो चुका है आज भी। और संस्कृति और धार्मिक जीवन काफी जो है मेल जोल खाता है। जैसे विष्णु और रुद्र या भगवान शिव की पूजा आज भी हम लोग करते हैं। तो काफी अच्छी चीजें आई और काफी कुछ बेकार चीजें भाई, और फिर से समाज सुधर रहा है। देखिए, जैसे बाल विवाह और सती प्रथा बंद हो चुका है। दार्शनिक चिंतन का उदय। उपनिषदों की रचना के साथ कर्मकांड विरोधी एवं आत्म ब्रह्म केंद्रित दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ हुआ। आत्मा एवं ब्रह्म की एक रूपता जैसी अवधारणाएं विकसित हुई। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सिद्धांत इसी काल में क्या हुआ? इस सिद्धांत की अवधारणा को विकास मिला। अच्छा, कि भाई जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से पुनर्जन्म होगा आपका, जो आगे चलकर बौद्ध जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि बना। देखिए, जब लोग परेशान हो गए, व्यापारी भी, कृषि भी, यज्ञ इतने महंगे हो गए, पाखंड ज्यादा आ गया समाज में, तो फिर उन चीजों को देखते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बल मिला आगे। अब देखिए, एक तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। प्रीलिम्स में तो पूछते ही ये मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल का कैसा था, या अर्थव्यवस्था पूछता है, या सब कुछ पूछ लेता है एक साथ ही।
तो उस समय क्या था, राजनीति का इकाई का आधार ऋग्वैदिक काल में और उत्तरवैदिक काल में। देखिए यहाँ क्या था, छोटे कबीले थे, यहाँ बड़े जनपद बने। राजा की शक्ति यहाँ सीमित थी क्योंकि ये सभा समिति जो है नियंत्रित करती थी उसे, लेकिन यहाँ उनका शक्ति में बढ़ोतरी हो चुकी। सम्राट या एक राट स्वरूप की ओर अग्रसर हुआ। कर व्यवस्था ये स्वैच्छिक थी, बलि केवल यहाँ बलि और भाग बने दोनों नियमित हो गए, अनिवार्य हो गए, मैंडेटरी हो गया। वर्ण व्यवस्था पेशा आधारित, यहाँ जन्म आधारित। ये लचीली थी, मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आदमी जा सकता था। अब जब जन्म आधारित हो जाएगी तो जन्म तो एक बार ही हो रहा है, तो वो कैसे जाएगा दूसरे उसमें। तो ये अभी तक चला रहा है, ये प्रचलन कठोर है। वर्ण व्यवस्था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक, शिक्षा में भाग, सभा में भाग। यहाँ क्या स्थिति में गिरावट, प्रतिबंध बढ़ चुके थे। अर्थव्यवस्था पशुपालन प्रधान थी। कृषि, यहाँ इसमें कृषि प्रधान हो गई। इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में बताया था आपको कि जीवन स्थायी हो गया तो फिर कृषि करेंगे लोग। उस समय जीवन स्थायी नहीं था तो अपने पशु लिए और कहीं भी चल दिए। प्रमुख धातु क्या थी, यहाँ तांबा या कांस्य अयस ज्ञात था इनको। यहाँ क्या है, लोहे की भूमिका बढ़ी, फिर नगरीकरण भी बढ़ा उससे, तो लोहे का व्यापक प्रयोग। प्रमुख देवता बताइए कि इंद्र, अग्नि, वरुण, यहाँ प्रजापति, विष्णु, रुद्र। यज्ञ का स्वरूप सरल, यहाँ कर्मकांड प्रधान हो चुका। भौगोलिक क्षेत्र क्या है इनका, सब सिंधु प्रदेश था ऋग्वेद का, इनका गंगा यमुना दो बार तक हो गया था। प्रमुख साहित्य क्या है, ऋग्वेद संहिता। इसमें क्या है जो बाकी बचे हुए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और अरण्यक और उपनिषद। पुरातात्विक संस्कृति, पुरातात्विक संस्कृति क्या है, गैरिक मर्दभांड मिले उस समय, और यहाँ चित्रित दूषण मर्दभांड, पेंटेड ग्रेवयार्ड। ये महत्वपूर्ण शब्दावली कुछ देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वीडियो समाप्त होने वाला है। विलियम्स के फैक्ट देखेंगे 1 मिनट के अंदर। ऋत क्या था, सृष्टि और नियम होते थे, प्राकृतिक के नियम होते थे, इसे बोलते थे ऋत। इसके देव रक्षक कौन माने जाते थे, वरुण देवता। यव जौ को बोलते थे, ऋग्वेद काल की प्रमुख फसल थी। व्रीहि चावल, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल। अगन्या गाय के लिए, अर्थात अघन्य मतलब जिसे मारा न जा सके, न मारने योग्य। गविष्टि अर्थात गायों की खोज, अर्थात युद्ध, युद्ध का शब्द ही गविष्टि था, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध होता था। निष्क क्या था, ये सवर्ण आभूषण थे, है ना, आदि मुद्रा इकाई थी। पणि क्या होते थे, व्यापारी वर्ग थे, वाणिज्य के व्यापारी वर्ग। दास या दस्यु कौन थे, जो गैर आर्य थे, उनको दस्यु अर्थात राक्षस टाइप बोला जाता था। गार्य आर्य समूह हेतु शब्द प्रयुक्त शब्द। विश क्या होता है, कई ग्रामों का समूह या राजनीतिक इकाई। तो वो कर्म आप देख लेना, जब है जन, विश, है ना, परिवार, ये सब ना। उपनयन संस्कार क्या होता था, यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का प्रतीक, है ना। पंचजन्य क्या था, भाई जो 5 कबीले थे प्रमुख वही थे पंचजन्य। अब प्रीलिम्स हेतु फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करनी है। 5-7 फैक्ट देखते हैं तेजी से। अब देखते हैं ऋग्वेद क्या है, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और 10 मंडल इतने सूक्त है, 1028। सबसे अधिक स्तुतियां इंद्र को, फिर नंबर 2 अग्नि को। 9वें मंडल किसको समर्पित है पूरा का पूरा, सोम देवता, जो सोमरस अर्थात मादक पदार्थ या शराब जिसे बोल देते हैं आम भाषा में। अभी पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त इसमें 10वें मंडल में है। इसमें क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब बताया गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। नदीतमा पता ही है कि नदियों में श्रेष्ठ अर्थात सरस्वती देवी। सर्वाधिक उल्लेखित नदी जिसका जिक्र सबसे ज्यादा है, सिंधु नदी। और गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार है। 10 राजाओं का युद्ध, परुषणी रावी नदी के तट पर। विजेता कौन रहा, राजा सुदास अर्थात भरत जो थे का कबीला विजय रहा। विदुषी स्त्रियां या ब्रह्मवादिनी कौन कौन थी, अपाला, लोममुद्रा, घोषा और विश्वरा, 4 ये थी। आगे देखते हैं, बस ये खत्म हो जाता है इसके साथ ही। गाय हेतु प्रत्येक शब्द अगन्य बोल दिया, गविष्टि है। वेदांत क्या है, उपनिषदों का अंत, अन्य नाम अर्थात वेदांग 6 सहायक शास्त्र है इसके ना, वेदांग के, जो आपको बताया था वेदांत के 6 सहायक शास्त्र, वेदांग के 6 सहायक शास्त्र है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ये भी याद है। ब्रह्मवेद अथर्ववेद का अन्य नाम है, ये सब याद कर लीजिए, पढ़ा दिया। शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद से संबंध, राजा
वंशावली हेतु महत्वपूर्ण स्रोत, ये याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजसूय यज्ञ और आपका अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राजकीय यज्ञ थे ये। लोह धातु का क्या था, साम अर्थात काली, कृष्णयस, तांबे को क्या बोलते थे, लोहितयस, है ना। अयस का मतलब तो धातु होता है और जिस प्रकार की होती थी उसका नाम पहले लिख दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलें, व्रीहि, चावल, है ना। चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये ऐसा होना चाहिए, गृहस्थ, है ना, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, नहीं ऐसे ही ठीक है, ब्रह्मचर्य सबसे पहले, फिर गृहस्थी जीवन आएगा, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 25-25 साल का माना जाता है। पहले 25 ब्रह्मचर्य, फिर अगले 25 से 50 गृहस्थी अपनी संभालिए शादी वादी करने के बाद, फिर आप 50 से 75 की ओर वानप्रस्थ अर्थात वनों की ओर प्रस्थान कीजिए, जहाँ आपको समाज की सेवा करनी है केवल, और फिर मोक्ष की ओर चल दीजिए, संन्यास, है ना, ये ऐसा था। चित्रित दूसर, ये पेंटेड ग्रेवियर थे उस समय के बर्तन उत्तर वैदिक काल के, है ना। गार्गी और मैत्री उपनिषद काल की प्रमुख विदिशु महिलाएं थी। तो ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, और ये पूरा आपके लिए इंग्लिश में भी तैयार किया गया है। ये पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको बाकी के पीडीएफ जो है पेड टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। उसके लिए आप जो है हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9811504781, ये दिया हुआ है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक भी और व्हाट्सएप नंबर भी। तो कैसा वीडियो लगा है दोस्तों, अपने कमेंट जरूर दें, अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।